हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य प्रशासन, न्याय व्यवस्था, मंत्री परिषद, सम्राट, किस प्रकार के दंड वहां दिए जाते थे, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो नंबर 2 है। अगर 1 नहीं देखे तो कोई बात नहीं, इसको देखने के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रशासन के बारे में, मौर्य प्रशासन के बारे में। तो उसका जानकारी कैसे मिलता है? तो उसका जानकारी वहां का किस प्रकार का प्रशासन था, किस प्रकार का रूल रेगुलेशन, मतलब नीति निर्माण कैसे होता था, लॉ क्या, कानून क्या था, उन सभी, पुलिस कैसे था, रक्षा क्या कैसे करता था, गुप्तचर किस प्रकार का था, उन सभी की जानकारी हमें। एक तो कौटिल्य मतलब विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त मतलब चाणक्य। एक ही को आदमी का 3 नाम था। उसके एक बुक था अर्थशास्त्र, उससे मिलता है। और यन राजदूत मेगा अस्थनीज की इंडिका, मतलब एक इंडिका से मिलेगा और एक इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से, 2 चीज से मिलता था वहां के प्रशासन के बारे में। ठीक है। हाँ, मौर्य ने केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। अशोक ने इस केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को पृथ्वत निरंकुश राजतंत्र में परिवर्तित कर दिया। प्रशासन के शीर्ष पर राजा होता था। जब अशोक सम्राट बना तो इसने निरंकुश राजतंत्र बना दिया और उसके ऊपर में खुद अशोक बैठा था। मतलब पहले उसका दिल उतना नर्म नहीं था। कलिंग युद्ध के बाद जो निरंकुश राजतंत्र था उसको खत्म करेगा, मतलब भलाई के बारे में सोचेगा। पहले भलाई नहीं करता था, पहले बड़ी मारता था यार, बड़ी मार। हाँ, कलिंग उड़ीसा में युद्ध बड़ी मार रहा था वो। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ऊपर में बैठा हुआ था। तो पहले निरंकुश था। निरंकुश मतलब उसको कुछ नहीं कर पाएगा, उसको अंकुश से नहीं लगा पाएगा। ठीक है, इस प्रकार का था अशोक। बड़ी खतरा, अशोक द ग्रेट, अशोक द ग्रेट। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, इसके अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं। जब उसके कौटिल्य के बुक को खोला, पढ़ा, तो हम लोगों ने पाया कि उसने ना एक सिद्धांत दिया था, सप्तांग सिद्धांत। कहाँ मिला था? अर्थशास्त्र में। किसने लिखा अर्थशास्त्र? कौटिल्य। कौटिल्य मतलब चाणक्य, विष्णुगुप्त। और वो 7 अंग कौन से थे उसके बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो 7 अंक: सम्राट बोले तो राजा, आत्मी मतलब मंत्री, जनपद मतलब क्षेत्र तथा जनसंख्या, और दुर्ग मतलब किला। और दिखाते और तीन में एक तो कोष, क्या? कोष, बल, मित्र। ठीक है, मित्र, ये हो गया 7। अब देखेंगे राजा के बारे में पढ़ने वाले। राजा इन सभी 7 तत्वों की आत्मा है, मतलब 7 का आत्मा है। अगर राजा एक हो गया, बाकी 6, 7 मिलके बना था ना, 7 था ना, तो क्या होगा? 7 कैसे बना? 1 + 6। और एक कौन है? किंग खुद है, जो सम्राट खुद है। अगर ये नहीं रहेगा तो ये सब बेकार हो जाएगा, कुछ काम का नहीं, बेकार, न घर का न घाट का। तो ये इसी को बोला गया आत्मा है, इसको होना जरूरी है, राजा को होना जरूरी है। अगर राजा नहीं होगा तो यह बेकार हो जाएगा। ठीक है, राजा सभी प्रकार की सत्ता का स्रोत, उसका केंद्र बिंदु, प्रशासन विधि एवं न्याय का प्रमुख होता था। यह टॉप लेवल पर था, सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, परंतु वह निरंकुश नहीं होता था। ठीक है, राजा निरंकुश नहीं होता था। जब वह बना था अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपने जो निरंकुशवादी था खत्म कर दिया था। ये कलिंग युद्ध के बाद उसका दिल जो था सॉफ्ट हो गया था। ठीक है, तो निरंकुश नहीं था, पहले था, बाद में सुधर गया धम्म नीति के कारण। अर्थशास्त्र के अनुसार प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है। मतलब अगर आदमी सुख रहेगा तभी राजा सुख रहेगा। यह अर्थशास्त्र में लिखा था कि अगर गांव के लोग ठीक होंगे, जैसे कि मेरे गांव के लोग, तो यहाँ का मुखिया भी ठीक होगा। लेकिन यहाँ उल्टा होता है भाई, उल्टा होता है। और प्रजा की भलाई में उसकी भलाई होती है। प्रजा अगर सुख रहेगा, भलाई हो रहा है, तो उसका भलाई हो रहा है।
मौर्य राजाओं ने इन बातों को मानते हुए एक एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। इसने कल्याणकारी राज्य की स्थापना की थी। अशोक ने, याद रखना है, अशोक ने कल्याणकारी राज्य की स्थापना की थी। अशोक ने अपने 5वें बृहद शिलालेख में कहा कि मनुष्य मेरी संतान है, मेरी संतान है। इसने कौन सा अभिलेख में, याद रखना है, 5वां अभिलेख में बोला था कि मनुष्य मेरी संतान है। उसके बाद देखेंगे मंत्रिमंडल के बारे में। मंत्रिमंडल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ऐसे वो बोल दिए तो। सम्राट अपने शासन कार्यों में अमात्यों, मंत्रियों तथा अधिकारियों से सहायता प्राप्त करता था। मतलब जो राजा था इन सभी से जो मिनिस्टर है, ऑफिसर है, ठीक है, उनसे क्या लेता है, हेल्प लेता था। राज्य के सभी पदाधिकारियों को, जितना भी ऑफिसर था, अधिकारी, उसे अमात्य कहा गया। अमात्य मतलब जो ऑफिसर था उसको अमात्य कहा गया। अर्थशास्त्र के अनुसार अमात्य का स्थान सम्राट के बाद दूसरा स्थान पर था। मतलब पहले किंग होगा, उसके बाद जो दूसरा लेवल पर था वह अमात्य था। याद रखना है फ्रेंड, अमात्य दूसरा लेवल में, दूसरा नंबर में कौन होगा, अमात्य। केंद्रीय अधिकारी तंत्र, तो अर्थशास्त्र के अनुसार शासन की सुविधा के लिए अनेक प्रशासनिक विभाग बनाए गए थे। इनको तीर्थ कहा गया। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रशासनिक विभाग को क्या कहा जाता है ना, तीर्थ। इसकी संख्या कितनी थी, 18। इसकी संख्या कितनी थी, 18। इसकी संख्या कितनी थी, 18। अब देखेंगे पॉइंट नंबर 2, सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। विभाग का प्रमुख एक अध्यक्ष या अधीक्षक होता है। अध्यक्षों को अमात्य वर्ग में से ही नियुक्त किया जाता है। मतलब अध्यक्षों का चुनाव जो होगा अमात्य वर्ग से ही होगा। जो अधिकारी होता है उसी से होता है अध्यक्ष की नियुक्ति। कौटिल्य ने 32 विभाग बताए। उस समय 32 विभाग थे, डिपार्टमेंट थे, ठीक है। मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड। देखते मौर्य शासन में संपूर्ण प्रशासन एवं अधिकारियों पर नजर रखने के लिए एक गुप्तचर विभाग स्थापित किया गया। गुप्त जासूस विभाग, कि यहाँ का प्रशासन किस टाइप का चल रहा है, अधिकारी किस टाइप का काम कर रहा है, अंदर अंदर में काम कर रहा है ना बाहर बाहर में, सबको जानता है। जांच के लिए अंदर से एक स्पाई रखा था, जासूस रखा था, गुप्तचर विभाग बना के रखा था। इसका संचालन गढ़ पुरुष जासूस करते थे। गढ़ पुरुष जो महामात्य पर्स के नियंत्रण में था। महामात्य पर्स के नियंत्रण में था या थे। अब आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार 2 प्रकार के गुप्तचर थे। प्रथम संस्था, जो एक ही स्थान पर रहते थे, एक ही स्थान पर, और दूसरा था संचारा, जो भ्रमण करते थे, घूम घूम के देखता था, क्या जासूसी करता था, घूम घूम के, और कोई एक स्थान पर रहता था, ठीक है। प्रथम संस्था, ठीक, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। गुप्तचरों के अतिरिक्त शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए पुलिस होती थी, जिन्हें रक्षिण कहा गया। पुलिस को क्या कहा गया, रक्षिण। विदेशों में नियुक्त राजदूत खुले गुप्तचर थे, ये खुले गुप्तचर थे। अब देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट यहाँ, सैनिक संगठन क्या है, सैनिक संगठन कैसे था। यूनानी लेखक प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी तथा 8,000 रथ सैनिक थे। बाबा रे, बहुत खतरा था यार। सैनिकों को नगद वेतन मिलता था तथा उसके अनुशासन एवं प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। खतरा ट्रेनिंग दिया जाता था, नगद वेतन दिया जाता था सैनिकों को, ठीक है। हाँ, तो अब आगे ये वाला सैनिक विभाग का प्रधान सेनापति होता था। मेगास्थनी ने सैन्य प्रशासन के लिए 30 सदस्यों वाली
एक समिति का वर्णन किया गया। 30 मेंबर है उस एक समिति में, 30 मेंबर जो कि 5-5 सदस्यों की 6 5 छक 30 5 छक 30 6 उप समिति में विभाजित था। 5-5 का 6 गो उप समिति बनाया गया था। टोटल 30 है ना, तो 6 बनाया था 5-5 मेंबर का। ठीक है, 5-5 मेंबर का 6 क्या बनाया था, उप समिति बनाया था। टोटल कितना होगा, 5 से 30 मेंबर था। ठीक है, हाँ मास्टर बता दिए, मास्टर बताने में तो बैठे भाई। हाँ, प्रथम नौसेना निरीक्षक, दूसरा देखो जो 6 है ना उसी के बारे में हम, एक तो नौसेना निरीक्षक, दूसरा युद्ध सामग्री सेना रसद निरीक्षक, तीसरा अश्वरोही निरीक्षक, चौथा पैदल सैनिक, पांचवा रथ और छठा हाथी सेना। इस टाइप का चीज। ठीक है फ्रेंड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओ इधर इसको नहीं पढ़ना। हाँ, युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला पदाधिकारी नायक कहलाता है। युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन कौन संचालन करता, तो नायक करता। कौटिल्य ने कई प्रकार के सैनिकों का उल्लेख किया। भाड़े के सैनिक भी था, वंशगुणक सैनिक भी था। अब देखेंगे न्याय व्यवस्था, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, ठीक है फ्रेंड, न्याय व्यवस्था देखो। तो कौटिल्य ने 2 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया। एक धर्म स्थलीय जिसे दीवानी न्यायालय, और एक कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय। ठीक है, दंड विधान कठोर था, बड़ी खतरा दंड दिया जाता था। मुंह हाथ नाक सब काटिए लेता था। कोड़ा मारो, ये मारो, वो मारो, ऐसा देखो कैद करके रख देना है। कोड़ा मारो चाबुक से, मार चाबुक, मार चाबुक, लो और करेगा, लो और चोरी करेगा, मार चाबुक, अंग भंग, नाक काट दिया, हाथ काट दिया, मुंह काट दिया, मिर्ची, चलो इसको फांसी में मारो, उसको छुरा। इस टाइप का खतरा खतरा यहाँ अर्थदंड की सजा दी जाती थी। बड़ी खतरा, मृत्युदंड मतलब बहुत खतरा, भयंकर सजा दी जाती थी। कारीगरों को क्षति पहुंचाने वाले अपराधी को मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। याद रखना, जो कारीगर था उसको जो क्षति पहुंचाता था उसको मृत्युदंड दी जाती थी। बड़ी खतरा था यार। हाँ हाँ, सही है। सर्वोच्च न्यायालय राजधानी में था, जिसका मुख्य न्यायाधीश धर्माधिकारीन कहलाता है। धर्माधिकारीन कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए सीजीआई के बारे में तो धर्माधिकारीन। ठीक है, सबसे निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय होते थे, उसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय एवं जनपद नामक न्यायालय होते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट हम भी डिस्कस किए इसके बारे में, और देखते हैं कि नहीं और नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना है ताकि वह भी एक सीख ले सके, और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस टाइप का वीडियो हमेशा इस चैनल में मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।